हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया था। अब हमारी बारी आई क्लास 10th के सेकंड चैप्टर पढ़ने की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देखो इस चैप्टर को मैंने कितने अच्छे से डिजाइन किया हूँ। इस चैप्टर को अगर तूने एक बार लास्ट तक देख लिया तो मैं कह रहा आज के बाद इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। तुम्हें इतना बना दूंगा कि तुम कहीं किसी को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा दे सकते हो। बिना देर की हम शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार और लवण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो सबसे पहले आखिर हम एक जितने जो सबस्टांस होते हैं, जितने जो कंपाउंड होते हैं, उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। यानी रासायनिक जो गुणधर्म होते हैं उसके आधार पे हम उसे 3 भाग में बांटते हैं। एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक सॉल्ट्स होता है, अम्ल क्षार और लवण होता है। देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने के लिए। किसके बारे में? इंडिकेटर्स। देखो इंडिकेटर्स क्या होता है, सूचक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है ना, जिसको एसिड या बेस, अम्ल या क्षार में डालते हैं ना, तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। साफ लिखा गया, एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड या बेस। जब इसे एसिड या बेस में पुट करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी बोलो इंडिकेटर क्या होता है, सूचक क्या होता है? सूचक एक ऐसा पदार्थ है जिसे एसिड या बेस में जब डालते हैं, यानी अम्ल या क्षार में जब डालते हैं, तो वो अपना कलर क्या कर लेता है? जो रंग है उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। एसिड जो होता है ना, जो इंडिकेटर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स का। जो सूचक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का। देखो सबसे फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसे कहते हैं गंधीय सूचक। देखो नेचुरल इंडिकेटर सबसे फर्स्ट आया, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक। यानी नाम से ही पता चल रहा है ये जो इंडिकेटर होगा ये हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, प्रकृति यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा तो जो नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक जो सूचक होता है वो 2 होता है, एक लिटमस होता है और एक क्या होता है? टर्मरिक होता है। लिटमस का हिंदी नाम भी लिटमस है और टर्मरिक का नाम है हल्दी। टर्मरिक को क्या कहते हैं? हल्दी कहते हैं। तो ये दोनों क्या है बाबू? नेचुरल इंडिकेटर है। देखो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिटमस के बारे में। देखो लिटमस, जो लिटमस होता है ना, उसका यूज 2 तरह से कर सकते हैं। चाहे तो उसके सॉल्यूशन यानी विलयन के रूप में यूज कर सकते हैं, लिटमस सॉल्यूशन के रूप में, या उसको एक पेपर, जैसे पेपर क्या होता है, जैसे ये पेपर कागज है, इसी तरह से लिटमस पेपर के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी लिटमस को 2 तरह से यूज किया जा सकता है, एक सॉल्यूशन यानी लिटमस सॉल्यूशन यानी लिटमस विलयन के रूप में, या लिटमस पेपर यानी लिटमस पत्र के रूप में। आगे चलते हैं बाबू, देखते हैं। देखो अगला जो है, जो नेचुरल कलर यानी जो प्राकृतिक कलर होता है ना लिटमस का, जो प्राकृतिक कलर लिटमस का होता है, नेचुरल कलर, वो क्या होता है? पर्पल होता है। क्या होता है? पर्पल होता है। पर्पल यानी बैंगनी। जो नेचुरल कलर होता है, प्राकृतिक कलर होता है लिटमस का, वो क्या होता है? पर्पल होता है। अच्छा, तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये पता है, एक तरह से पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक प्रकार के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिस पौधे का नाम है लिकेन। लिकेन, जिस पौधे का नाम है लिकेन, LICHEN। ठीक है, और ये किस टाइप का पौधे का ग्रुप होता है बाबू? ये थैलोफाइटा। किस टाइप का पौधे का ग्रुप होता है? थैलोफाइटा। यानी लिटमस एक प्रकार के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिस पौधे का टाइप है थैलोफाइटा। जो लिटमस है ना, वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक ब्लू लिटमस होता है और एक क्या होता है? रेड लिटमस होता है। ब्लू लिटमस जिसे क्या कहते हैं? नीला लिटमस। ब्लू लिटमस जिसे क्या कहते हैं? नीला लिटमस। और रेड लिटमस जिसे क्या कहते हैं? लाल लिटमस। यानी लिटमस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, ब्लू लिटमस और क्या होता है? रेड लिटमस, जिसे ब्लू को नीला और रेड को क्या कहते हैं? लाल। अब ये आखिर एसिड और बेस में कलर कैसे चेंज होता है? तो जब अगर लिटमस पे, ये लिटमस का कलर कैसा था? पर्पल था। लेकिन जब इसे एसिड में डालते हैं तो जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? रेड में। यानी एसिड यानी अम्ल में, जब अम्ल में लिटमस, नीले लिटमस को डालते हैं, किसको? नीले लिटमस को डालते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? लाल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लाल में बदल जाता है। यानी एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है।
तो बेस क्या करेगा, तो जस्ट उसका उल्टा, एसिड का उल्टा करेगा। एसिड ब्लू को रेड में कर रहा था, तो बेस किसको, रेड को किस में करेगा, ब्लू में। यानी जो बेस होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कर देता है। यानी जो बेस यानी जिसे क्षार कहते हैं वो लाल लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है, नीला में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बाबू, नीला में। तो इसके बारे में हम लिटमस के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया। लिटमस को सबसे पहले दो टाइप से यूज कर सकते हैं। देखो, एक हम यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर के रूप में, इसका जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है। एक तरह से पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिस टाइप का पौधे का लिकोन कहते हैं, और यह थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा होता है। यह जो लिटमस होता है दो टाइप्स का होता है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, जिसे नीला लिटमस कहते हैं, लाल लिटमस कहते हैं। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। और बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, यानी क्षार लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीला में बदल जाता है। आगे हमें पढ़ना है बाबू टर्मरिक। ये भी बताए थे, टर्मरिक यानी हल्दी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जिसे कहते हैं प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अच्छा, हल्दी सबको घर में यूज होता होगा। तो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो, यानी जिसे कहते हैं पीला। क्या कहते हैं बाबू, पीला। हल्दी कैसे कलर का होता होगा, पीला कलर का। देखो, जब इसे पता है बेसिक सॉल्यूशन, यानी जब इसे बेस में डालते हैं ना, क्षार में डालते हैं ना, तो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसका एग्जांपल देखने के लिए देखो, जब मान लो कोई एक व्हाइट कपड़ा है, ठीक है, व्हाइट खूब अच्छा शर्ट पहना है, और उस पर मान लो हल्दी का कोई भी धब्बा लग गया। जब तुम उसे सर्फ में डालोगे ना, तो वो जो हल्दी का धब्बा है ना, वो पता है हल्का लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तुम देखा होगा बहुत बार। तो जो टर्मरिक यानी हल्दी है ना, उसका नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। बट इसे बेसिक सॉल्यूशन में, जैसे सर्फ, डिटर्जेंट, ये सब जो भी यूज करते हैं उसमें क्या होता है, बेस होता है। इसके आगे हम सारे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम कपड़े को धुलते हैं तो वो कैसा हो जाता है, पीला से वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, लाल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला मैंने बताया था सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसे कहते हैं संश्लेषित सूचक। देखो, संश्लेषित सूचक वो होता है जिसे मानव द्वारा बनाया जा सकता है। मानव द्वारा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो संश्लेषित इंडिकेटर दो टाइप का होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, और एक फिनोफ्थलीन होता है। मिथाइल ऑरेंज जिसका हिंदी नाम भी मिथिल ऑरेंज होता है, और फिनोफ्थलीन जिसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, फिनोफ्थलीन ही कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फिनोफ्थलीन कहते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर दो टाइप का होता है, मिथिल ऑरेंज और क्या होता है, फिनोफ्थलीन होता है। यहाँ तक बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं बाबू। देखो, जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, मिथाइल ऑरेंज, उसका नेचुरल कलर, न्यूट्रल कलर यानी उदासीन कलर उसका कैसा होता है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज होता है। कैसा होता है, ऑरेंज होता है। लेकिन जैसे उसे एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड यानी लाल में। एसिड सॉल्यूशन यानी जैसे उसे अम्ल के विलयन में डालते हैं, तो जो मिथाइल ऑरेंज होता है, जो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। और जैसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो पता है किस में चेंज हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। येलो मतलब जिसे क्या कहते हैं, पीला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पीला कहते हैं। देखो, फिनोफ्थलीन, मैंने बोला था फिनोफ्थलीन, जिसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, कलरलेस यानी जिसमें कोई कलर नहीं होता है। जैसे पानी का कोई कलर होता है, नहीं होता है। पानी एक तरह से वाटर क्या है, कलरलेस है। तो जो फिनोफ्थलीन होता है वो भी क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जैसे एसिड सॉल्यूशन यानी अम्ल में डालते हैं तो भी एक कलरलेस नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन जैसे फिनोफ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन यानी जैसे बेस यानी क्षार में डालते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक, यानी जिसे कहते हैं गुलाबी। पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। हर एक डाउट को तेरे को दूर कर दूंगा। देखो, अगला हमारा टाइप आया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री, देखो, ऑल फैक्ट्री का मीनिंग होता है कुछ स्मेल से। इसका मीनिंग जो रिलेट करता है ना स्मेल से, हिंदी नाम देखो क्या है, गंधीय सूचक। स्मेल यानी जिसे कहते हैं गंध, जिसको क्या कहते हैं, गंध। लिखा गया साफ, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी ये कैसा, ये जो है ये स्मेल से सेंस करेगा, यानी गंधीय सूचक गंध से। यानी ये क्या है बाबू, जब इसे एसिड या बेस में डालते हैं तो इसका स्मेल चेंज हो जाता है। यानी गंधीय सूचक क्या है, वैसा सूचक जिसे अम्ल या क्षार में डालने पे वो अपनी स्मेल यानी गंध को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, गंधीय सूचक कहलाता है। यही लिखा गया, दो सबस्टेंस व्हिच स्मेल या ऑर्डर चेंज इन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी जिसका स्मेल एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डालने पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी गंध अम्ल या क्षार में डालने पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओनियन और वैलिना क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओनियन और वैलिना जो है वो एक्सट्रैक्टेड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर करता है। जैसे देखो ओनियन, जैसे प्याज काटते हैं तो उससे एक स्मेल टाइप का आता है ना, जैसे उसे हम एसिड या बेस में डालेंगे ना तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी अम्ल या क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या चेंज कर लेगा। तो इस टाइप से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यहाँ पे खत्म हो गया। यानी इंडिकेटर्स हमारा यहाँ पे सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब हमारा टॉपिक आया एसिड्स, जो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है बाबू। एसिड्स यानी जिसे कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। जैसे कभी देखो नींबू खाया होगा तो क्या मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? कैसा लगता है नींबू खाने में? तो सबको पता होगा नींबू खाने में कैसा लगता होगा? खट्टा लगता होगा। या जैसे इमली, जैसे इमली का टेस्ट कैसा लगता होगा? क्या उसे खाने में कितना एकदम दांत खट्टा खट्टा जैसा महसूस होता होगा? तो जो एसिड होता है ना उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट टेस्ट का होता है, यानी खट्टा स्वाद का होता है। जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, यानी जिसे कहते हैं खट्टा। क्या कहते हैं? खट्टा। जो एसिड होता है ना वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में। अभी कुछ देर पहले भी पढ़े थे। जो एसिड होता है जो ब्लू यानी नीले लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में। यानी नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आगे है एसिड जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। इतने सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं ना, जितना आज तक तूने कभी इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं होगा, लास्ट तक एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जो एसिड यानी अम्ल होता है वो कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड होता है और क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। देखो ऑर्गेनिक एसिड, हमारा पहला टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक एसिड जिसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं बाबू? कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड जिसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। देखो जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, कार्बनिक अम्ल है ना, इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में होता है, यानी पौधों और एनिमल में। पौधों और एनिमल में से जो प्रेजेंट होता है, यानी पौधों और एनिमल में, यानी पौधों और जानवरों में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं? कार्बनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी वैसा एसिड जो पौधों और किसमें? जानवरों में प्रेजेंट यानी मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक एसिड समझ में आ गया, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट्स मटेरियल में। और कहाँ प्रेजेंट होगा? एनिमल्स में। देखो सम ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन। अब ऑर्गेनिक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेपर में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है? एसिड जिसका टेस्ट कैसा होता है? स्वर होता है, यानी खट्टा होता है। क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? रेड में चेंज कर देता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। यानी अम्ल दो प्रकार का होता है, और ऑर्गेनिक एसिड जिसे कहते हैं कार्बनिक अम्ल, और मिनरल एसिड जिसे कहते हैं खनिजीय अम्ल। आगे पढ़ देखते हैं बाबू। हाँ तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि जो ये ऑर्गेनिक एसिड है वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो जैसे विनेगर या सिरका जो होता है ना, उसमें कौन सी एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, या जिसे कहते हैं इथेनोइक अम्ल। विनेगर या सिरका जिसमें एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल या इथेनोइक एसिड यानी इथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लेमन जिसे क्या कहते हैं? नींबू। क्या कहते हैं? नींबू। ऑरेंज जिसे क्या कहते हैं? संतरा। क्या कहते हैं? संतरा। इसमें कौन सी अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड यानी जिसे दही कहते हैं, कर्ड यानी दही। स्योर मिल्क यानी जिसे क्या कहते हैं? खट्टा दूध। क्या कहते हैं? खट्टा दूध। तो दही में पता है कौन सी एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। कौन सी एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, यानी जिसे लैक्टिक अम्ल कहते हैं। लैक्टिक अम्ल यानी दही और खट्टे दूध में क्या? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टैमरिंड जिसे इमली कहते हैं, टैमरिंड जिसे क्या कहते हैं बाबू? इमली। टैमरिंड जिसे क्या कहते हैं? इमली। और अनराइप ग्रेप्स यानी अनराइप ग्रेप्स यानी जो अंगूर जो पका हुआ नहीं है, कच्चे अंगूर को, उसे क्या कहते हैं? उसमें कौन सी अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी इमली, टी से टैमरिंड और टी से टार्ट्रिक एसिड। देखो कंफ्यूज मत होना, यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सब का नाम हिंदी में भी सेम ही होता है, जब बस एसिड की जगह अम्ल। अनराइप यानी जो कच्चे अंगूर हैं उसमें कौन सी एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटो घरों में यूज देखता होगा, टमाटो यानी टमाटर, जिसे खाने में हल्का सा खट्टा जैसा महसूस होता होगा। कच्चे टमाटर को खाने में
तो जो टमाटर होता है यानी टमाटो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखो स्टिंग जिसे कहते हैं चींटी का डंक या नेटल लीफ स्टिंग जिसे बिच्छू का डंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिच्छू का डंक। बिच्छू यानी बिच्छा जिसे कहते हैं दे। तो स्टिंग यानी चींटी या बिच्छू के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सी एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं या इसी को कहते हैं मेथनोइक एसिड यानी मेथनोइक अम्ल। देखो बाबू जितने जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे ना वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। अगर ये दुर्बल अम्ल नहीं होगा तो हम लेमन ये सबको खा नहीं पाएंगे। जैसे लेमन को खाते हैं, कर्ड को खाते हैं, टैमरिंड को खाते हैं, टमाटो को खाते हैं, विगनर को पीते हैं, तो ये सब वीक एसिड होता है और ये हमें हार्मफुल यानी कोई हानिकारक नहीं करता है। नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक यानी इसे खाने और पीने में क्या होता है? ये हार्मफुल यानी हानिकारक नहीं होता है। यानी जितने जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे यानी कार्बनिक अम्ल होंगे वो वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल होंगे। क्या होंगे? दुर्बल अम्ल होंगे और ये हार्मफुल यानी हानिकारक नहीं होगा। किसके लिए? खाने और पीने में हानिकारक नहीं होता है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल। अगला टाइप्स था बाबू मिनरल एसिड जिसे कहते थे खनिज अम्ल। क्या कहते थे? खनिज अम्ल। देखो मिनरल एसिड यानी जो मिनरल से प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? खनिज यानी खनिज से जो प्राप्त होगा उसी को खनिज अम्ल कहेंगे। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। अब ये जो प्राप्त किया जा रहा है एक आदमियों द्वारा बनाया जा रहा है जिस कारण से इस एसिड को क्या कहते हैं? मैन मेड एसिड यानी मानव द्वारा बनाया गया अम्ल को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। मानव द्वारा जो भी बनाया गया अम्ल है उसे क्या कहेंगे? खनिज अम्ल कहेंगे। देखो जो खनिज यानी मिनरल एसिड है ना वो टोटल 3 होता है। कॉमनली जो मेनली आता है ना जो 3 मिनरल एसिड आता है। पहला HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक एसिड यानी जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। यानी मिनरल एसिड जिसे मिनरल द्वारा बनाया जाता होगा ये आदमियों द्वारा बनाया जाता है जिस कारण से इसे मैन मेड एसिड कहते हैं। ये मोस्टली 3 टाइप्स का होता है HCl H2SO4 HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखो जितने जो मिनरल एसिड होगा ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे देखा होगा तेजाब, किसी के मुंह पे तेजाब ये सब फेंक देते हैं तो उसका चेहरा क्या हो जाता है? जल जाता है। तो उस तेजाब में भी क्या होता है बाबू? एसिड पाया जाता है और वो क्या होता है? हार्ड सल्फ्यूरिक मतलब उसमें क्या होता है? ये जो मिनरल एसिड होता है वो पाया जाता है। तो आगे चलते हैं बाबू, यहाँ तक डाउट क्लियर होगा तुम लोगों को। देखो हमें पीछे आया था एक वीक एसिड के बारे में। देखो वीक एसिड जिसे कहते हैं वीक मतलब कमजोर और कमजोर को ही क्या कहते हैं? दुर्बल। क्या कहते हैं? दुर्बल। देखो कमजोर क्या होगा? जो पानी में घुलकर क्या करेगा? बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। बहुत कम मात्रा में जो पानी में बहुत कम घुलता होगा और हाइड्रोजन आयन भी क्या घुलने के बाद बहुत कम मात्रा में प्राप्त करता होगा। एंड एसिड विच इज पार्शियली यानी आंशिक रूप से आयोनाइज्ड इन वाटर जो आंशिक रूप से पानी में क्या होता है? घुलता है, आयोनाइज्ड होता है, आयन में टूटता है। एंड दस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल यानी बहुत कम मात्रा में क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है, प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। क्या कहलाता है? वीक एसिड कहलाता है। यानी वैसा अम्ल जो आंशिक रूप से पानी में आयनिक होता है और कम मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। एक बार बोलो, वैसा अम्ल जो आंशिक रूप से वाटर में आयनित होता है और आयनित होकर बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। यानी जो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर होगा और वो क्या करेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, वीक एसिड कहलाएगा। जितने जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे ना, जितने ऑर्गेनिक एसिड यानी जो कार्बनिक अम्ल होंगे वो सारे के सारे वीक एसिड होंगे। वीक एसिड जितने ऑर्गेनिक अम्ल यानी जितने ऑर्गेनिक एसिड होगा वो वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल होगा। जो वीक एसिड होगा ना वो रिएक्ट भी किसी के साथ क्या करेगा? स्लोली। अब कमजोर है तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा? कमजोर यानी धीरे धीरे होगा। किसके साथ? जैसे आदमी
slowly with other substance such as metals कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सब के साथ क्या करेगा बाबू, स्लोली, मेटल्स यानी धातु, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये सब बहुत स्लो में रिएक्शन करेगा। कौन, वीक एसिड रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं CH3COOH, जिसे क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। देखो ये वाटर में आयोनाइज्ड होके देखो CH3COO माइनस यानी एसीटेट आयन दे रहा है और H प्लस आयन दे रहा है, और जो H प्लस आयन ये जो है ना, ये बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है, जिस कारण से जो एसिटिक एसिड है, कौन सी एसिड कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। वीक एसिड का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग नाम से पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होगा, और मजबूत को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। और देखो बाबू, प्रबल अम्ल यानी जो वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाएगा, यही लिखा गया कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, यानी पानी में घुलने के बाद वो पूरी तरह से आयनित हो जाता है, अपने आयन में टूट जाएगा, और आयन में टूटने के बाद वो लार्ज अमाउंट में यानी बहुत बड़ी मात्रा में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन। उसी को कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एंड एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, एंड एसिड व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर डज प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे यहाँ पे लिखे हैं एक एग्जांपल बाबू, HCl। देखो जब इसमें आयनित किया जा रहा है तो ये H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में क्या हो रहा है, आयनित हो जा रहा है, यानी पूरी तरह से अपने आयन में टूट जा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं प्रदान कर रहा है। यानी प्रबल अम्ल को कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा अम्ल जो वाटर में यानी जल में पूरी तरह से आयोनाइड हो जाता है, यानी आयनित होता है और बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, और बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जितने जो मिनरल एसिड होंगे, जो खनिज अम्ल होंगे, खनिज अम्ल कितने बताए थे, 3, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और क्या बताए थे, नाइट्रिक एसिड। यानी HCl क्या बताए थे, HCl, H2SO4 और क्या बताए थे बाबू, HNO3। तो जो मिनरल एसिड होगा, यानी जिसे मैन मेड एसिड भी कहते थे, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी प्रबल अम्ल होता है। अब स्ट्रॉन्ग है तो ये किसी के साथ रिएक्ट क्या करेगा, रैपिडली यानी फास्टली करेगा, यानी तेजी से करेगा। जो वीक एसिड था वो क्या करता था, किसी के साथ रिएक्ट स्लो यानी बहुत धीरे करता था, बट ये क्या करेगा, बहुत तेजी से करेगा। किसके साथ, जैसे मेटल्स यानी धातु के साथ, मेटल कार्बोनेट्स यानी धातु के कार्बोनेट्स के साथ, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाइयों? अगर डाउट क्लियर है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करने की जरूर कोशिश करना, हर एक डाउट को क्लियर कर दूंगा। ऐसा यूट्यूब पे पहली बार क्लास होने वाली है तुम लोगों का। देखो बाबू, अगला हमारा आता है एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या आता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसे कहते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सांद्र अम्ल, जिसमें पता है बहुत कम मात्रा में पानी मिला हो, बहुत कम मात्रा में पानी मिला हो, वैसे एसिड को क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करता है उसी को कहते हैं सांद्र अम्ल कहते हैं। यानी कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा अम्ल जिसमें बहुत कम मात्रा में यानी न के बराबर किसकी मात्रा हो, पानी की मात्रा हो, यानी वैसा अम्ल जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी की मात्रा उपस्थित हो, जल की मात्रा उपस्थित हो, वैसे अम्लों को क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। आगे चलते हैं बाबू। देखो जितने जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बाद हमारा आता है डाइल्यूट एसिड। क्या आता है, डाइल्यूट एसिड। क्या आता है, डाइल्यूट एसिड, जिसे कहते हैं तनु अम्ल। क्या कहते हैं, तनु अम्ल। वो तनु नहीं, तनु अम्ल है। यहाँ पे तुम लोग का पता ना कहाँ कहाँ ध्यान चला जाता है। तो डाइल्यूट एसिड जिसे कहते हैं तनु अम्ल। देखो जस्ट उसका उल्टा सांद्र अम्ल का, उसमें बहुत कम मात्रा पानी की होती थी, तो इसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा मात्रा पानी की होगी, यानी कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर। हाँ तो देखो बाबू, सबसे पहले जो एसिड होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, स्वेर होगा, यानी जिसे खट्टा कहते थे, अभी पढ़े थे। जो क्या होता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में, यानी नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देता है, रेड में। जो भी एसिड सॉल्यूशन होगा ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, उसे पता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को इसका सॉल्यूशन क्या करता है, कंडक्ट करता है। देखो
देखो जो भी एसिड होगा ना वो मेटल यानी धातु से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट यानी लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी जो मेटल है वो एसिड से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस यानी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कर लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे जिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा Zn, Zn मतलब जिंक क्या है, धातु है। एसिड यानी H2SO4, देखो एसिड H2SO4 जिसे क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहते थे, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो पहले हाइड्रोजन को अलग कर लेना, तो हाइड्रोजन H2 अलग हो गया, तो H2 यहाँ से अलग हो गया, तो बचा क्या, यहाँ से Zn बचा और यहाँ से क्या बचा, SO4, तो ZnSO4 बना। यानी इस तरह से हमें रिएक्शन को बनाने आना चाहिए। मैंने बोला कि जितने जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, तो पहले हाइड्रोजन को अलग कर लिए, हाइड्रोजन यानी H2 को अलग कर लिए, यहाँ से Zn बचा और यहाँ से SO4 यानी सल्फेट बचा, यानी क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। जितने जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट यानी धातु को कार्बोनेट से रिएक्शन करके सॉल्ट यानी लवण बनाता है और उसके साथ साथ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, जल बनाता है। यानी जितने जो मेटल कार्बोनेट है वो एसिड यानी अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट यानी लवण और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। जैसे कार्बोनेट यानी क्या पाया जाएगा, जैसे मेटल यानी धातु कार्बोनेट, Na यानी सोडियम धातु है यानी मेटल है, और कार्बोनेट यानी CO3 यानी Na2CO3 दिखाई दे रहा होगा, Na2CO3। एसिड HCl से रिएक्ट कर रहा है, HCl जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लो, फिर किसे अलग कर लो, हाइड्रोजन को, जल को अलग कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अलग हो गया, तो यहाँ से देखो बाबू, यहाँ से बच गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी C और O की मात्रा यहाँ चला गया, और हाइड्रोजन यानी H और इससे ऑक्सीजन ये सब भी यहाँ चला गया। यहाँ से बचा Na और यहाँ से बचा Cl, तो NaCl, दो यहाँ भी था, दो फिर बैलेंस कर लेना, तो NaCl, यहाँ से Na, यहाँ से क्या बचा, Cl, तो NaCl और क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, H2O। यहाँ तक डाउट क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो सबसे पहले अगला है, अगर कोई मेटल है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, किससे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो फिर से सॉल्ट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, यानी H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। यानी मेटल यानी धातु होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोजन होगा और कार्बोनेट होगा। जैसे NaHCO3, तो Na सोडियम धातु है, H हाइड्रोजन, CO3 यानी कार्बोनेट यानी NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड यानी HCl से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया कर रहा है। पहले अलग कर लो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अलग कर लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ CO, यहाँ से C और O बाहर गया, यहाँ से हाइड्रोजन भी हट गया, तो यहाँ से बचा Na और यहाँ से बचा Cl, तो किसका निर्माण हो गया बाबू, NaCl। किसका निर्माण हुआ, NaCl। देखो कभी कभी ऐसी रिएक्शन भी आ जाता है पेपर में, तो ध्यान से लिखने की कोशिश करना। जो एसिड है वो बेस से यानी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, और इस अभिक्रिया का एक नाम भी है, वो अभी आगे पढ़ेंगे, जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अगर कोई अम्ल है और क्षार से अभिक्रिया कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है, लवण और जल का। एसिड HCl क्या है, एसिड है, बेस NaOH। अभी इसके बारे में ये एसिड क्यों है, बेस क्यों है, सब बताऊंगा। HCl एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। सॉल्ट, देखो पहले वाटर को अलग कर लिए, यानी यहाँ से OH अलग हो गया, यहाँ से H अलग हो गया, यानी H2O क्या हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ बचा क्या, Na और यहाँ क्या बचा, Cl, यानी NaCl यहाँ बच गया, जिसे कहते हैं साधारण नमक। जिसे इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत में। देखो कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा यानी धातु का ऑक्साइड होगा, अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो फिर से सॉल्ट और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, यानी लवण और जल बनाएगा, लवण और जल। धातु ऑक्साइड जैसे Cu मतलब कॉपर क्या है, धातु यानी मेटल है, ऑक्साइड यानी O, तो कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो देखो क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर को अलग कर लो पहले, तो यहाँ से H गायब हुआ, यहाँ से O गायब हो जाएगा, यहाँ से H गायब होगा, यहाँ से O गायब होगा, यानी H2O। तो बचेगा क्या, Cu बचेगा, Cl बचेगा, यानी कॉपर क्लोराइड का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, कॉपर क्लोराइड का निर्माण करेगा।
देखो जो एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है, जो भी धातु है वो हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करता है। और किसका निर्माण करता है बाबू? सॉल्ट एंड वाटर का, सॉल्ट एंड वाटर का। जितने जो एसिड है वो कोरेजिव नेचर का होगा। कोरेजिव यानी संक्षारक। मैंने बोला जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को, जैसे एसिड होता है जो हमें जला भी देता है, क्या देता है? जला देता है। जैसे जो घरों में इन्वर्टर लगता है उसमें भी अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। वो देखेगा कि उसका पता है इतनी तेज होता है कि उंगली डालेंगे तो वो उंगली क्या हो जाएगी? उससे जल जाएगी। तो कोरेजिव नेचर का होता है, संक्षारक नेचर का होता है। देखो बाबू जो एसिड होता है ना वो वाटर में डिजोल्व होके डिसोसिएट यानी डिसोसिएट होता है वाटर में, और क्या पर करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। यानी एसिड यानी अम्ल, अम्ल का एक गुण होता है जो जल में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है? जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे HCl यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं, किस में घोल रहे हैं? जल में, वाटर में, तो H+ और Cl- प्रदान कर रहा है। H+ और Cl-, जो यहाँ पे H+ है ना, H+ ये फिर से वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाटर से H+ जिसे क्या कहें? हाइड्रोजन आयन, और फिर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो पता है किसका निर्माण होता है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं H3O-, H3 हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन, इसे हिंदी में भी हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O-। यानी एसिड का एक मतलब प्रॉपर्टी क्या बताया? जो भी अम्ल होगा वो जल में घुलकर क्या प्रदान करेगा? हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा। यानी एसिड वही होगा जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। या यही को नीचे लिखें कॉमन थिंग, यानी सभी में ऐसी होगा एसिड, जितने जो एसिड होंगे ऑल एसिड का कॉमन थिंग्स जो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन डिजॉल्व इन वाटर, यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वही क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। यानी जितने एसिड होंगे उस सब में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन यानी H प्रेजेंट होगा। यानी जितने एसिड यानी जितने अम्ल होगा उसमें क्या होगा? H यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन उपस्थित होगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है? आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो बाबू अगला है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसका घोल जो ग्लूकोज होता है और अल्कोहल होता है उसका जलीय घोल एसिडिक नेचर को नहीं दिखाता है। एसिडिक यानी अम्लीय गुण को नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि उसमें कोई भी जब जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस यानी हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होता है, हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं होता है। देखो यहाँ साफ लिखे हैं बाबू, ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। जितने जो एसिड यानी जितने जो अम्ल है वो हाइड्रोजन रहेगा, जितने अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन जितने में हाइड्रोजन है वो सबके सब एसिड यानी अम्ल नहीं हो सकते हैं। ध्यान से समझना, जितने अम्ल यानी एसिड है वो सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, लेकिन सब में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो सब एसिड यानी अम्ल नहीं होगा, वो एसिड यानी अम्ल नहीं होगा। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण यानी सॉल्ट और वाटर यानी जल का निर्माण करता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो किसका? लवण और जल का निर्माण करता है, और उसी अभिक्रिया को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। बस धैर्य धारण करो, हर एक टॉपिक को बता दूंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या लिखा गया बाबू? द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के बीच यानी अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है और उससे किसका निर्माण होता है? सॉल्ट और वाटर यानी लवण और जल का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो मैंने बोला जितने एसिड होगा यानी जितने अम्ल होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन, और जितने जो बेस होगा ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है? OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे NaOH एक बेस है यानी क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो वाटर को अलग कर लिए, H2O को अलग कर लिए, यानी H यहाँ से और OH यहाँ से अलग हो गया, तो यहाँ क्या बचा बाबू? Na, और यहाँ क्या बचा? Cl यानी NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं साधारण नमक।
साधारण नमक जिसे हम घरेलू यूजों में करते हैं, इसके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होगा, जो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का निर्माण करता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो बाबू, जितने जो एक्वा सॉल्यूशन होगा एसिड का, जितने जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को यानी उसमें विद्युत का मतलब चालन होगा, विद्युत का चालन होगा। क्यों? क्योंकि उसकी आयन क्या हो जाती है, टूट जाती है, एक प्लस में और एक किस में टूटती है, माइनस में। यही लिखा गया था, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस इन इट। देखो जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, उसमें पता है वो क्या, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कोई भी हाइड्रोजन कोई भी वो टूटता नहीं है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कोई आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, ना एसिड होता है, ना बेस होता है, ना सॉल्ट होता है डिस्टिल वाटर में। देखो कार्बनिक एसिड के कारण जो वर्षा होती है, जो वर्षा रेन वाटर होती है, कार्बनिक एसिड के कारण जो मतलब वर्षा होती है, वर्षा का जल वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यानी जो वर्षा का पानी है उसमें कौन सी एसिड पाया जाता है बाबू, कार्बनिक एसिड। कौन सी एसिड, कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड के चलते वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, यानी विद्युत का चालन उसमें होता है। रेन वाटर जो वर्षा का पानी है वो डिजॉल्व होता है, यानी घुल जाता है अदर सबस्टांस, यानी अदर एसिड में भी घुल जाता है वर्षा का पानी। वो क्या क्या है बाबू, जैसे SO2 जिसे क्या कहते हैं, SO2 फिर NO2, ये दोनों में क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में क्या हो जाता है, घुल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में। देखो अब्सेंस ऑफ वाटर, अगर कोई में वाटर यानी वाटर नहीं है, पानी नहीं है, अ सबस्टांस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। अगर किसी में पानी के बिना वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, पानी यानी वाटर के बिना वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिस कारण से वो एसिडिक बिहेवियर यानी अम्लीय गुण को नहीं दिखा पाएगा। इतने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इस नोट्स में कवर कराया गया है कि तुम कभी भी आज के बाद इसमें डाउट्स नहीं होगा। देखो हमें यूजेज पढ़ना है, यूज यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, किसका, मिनरल एसिड कितने बताए थे, मैन मेड एसिड यानी जिसे खनिज अम्ल कहते हैं, कितने था, तीन था। एक सल्फ्यूरिक अम्ल था, नाइट्रिक अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। इसकी कहाँ कहाँ यूज करते हैं इंडस्ट्री में, इसका पढ़ना है। जैसे H2SO4 जिसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका यूज पता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में कहते हैं। फर्टिलाइजर्स जिसे कहते हैं अमोनियम सल्फेट, क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट। फर्टिलाइजर जिसे खाद कहते हैं, खाद यानी उर्वरक जो भी, उसे अमोनियम सल्फेट क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट बनाने में। और कहाँ करते हैं, पेंट्स बनाने में, डाई पेंट्स यानी घरों में जो पेंट करते हैं दीवारों सब पे, वो पेंट बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट जिसे सर्फ ये सब कहते हैं उसे बनाने में किया जाता है, एक्सप्लोसिव के बनाने में किया जाता है। और कार बैटरी, जो भी कार ये सब की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को यूज किया जाता है बनाने में। HNO3 जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्या कहते हैं बाबू, नाइट्रिक एसिड। HNO3 जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका यूज क्या करते हैं, फर्टिलाइजर फिर से उर्वरक बनाने में करते हैं, बट इस बार कैसा, अमोनियम नाइट्रेट। देखो कभी कंफ्यूज में मत होना, ये पेपर में कई एक बार पूछा गया, अमोनियम सल्फेट बनाने में किस मिनरल एसिड को किया जाता है, तो जहां सल्फेट आएगा वहां पे सल्फेट वाले H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। जहां पे नाइट्रेट आएगा NO3 यानी सोडियम, मतलब इसे क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड, क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। तो अगला क्या है बाबू, एक्सप्लोसिव बनाने में, एक्सप्लोसिव जैसे TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून। और क्या, डाइज बनाने में किया जाता है और प्लास्टिक का निर्माण में किया जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का। अगला है HCl जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिमूव करता है ऑक्साइड फिल्म को फ्रॉम अ स्टील ऑब्जेक्ट, जो भी स्टील ऑब्जेक्ट होता है उसमें से जो भी ऑक्साइड फिल्म होता है उसे क्या करता है, रिमूव करता है। और इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं बाबू, जैसे रिमूविंग स्केल के रूप में करते हैं, कहाँ पे, डिपोजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर, जो बॉयलर होता है उसके अंदर जो भी रिमूविंग स्केल होता है जो जमा होता है उसे दूर करने में HCl का प्रयोग करते हैं। फिर डाई स्टफ के रूप में यूज करते हैं, टेक्सटाइल फूड के रूप में यूज करते हैं, और लेदर इंडस्ट्री जो भी चमड़ा उद्योग होता है वहाँ पे भी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा एसिड टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो गया।
अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। देखो बाबू, एसिड खत्म होने के बाद हमारा टॉपिक आया बेस। क्या आया? बेस। बेस जिसे कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं? क्षार। बेसिस जिसे कहते हैं क्षार। देखो एसिड खाने में कैसा लगता था? एसिड खाने में कैसा लगता था? खट्टा। कैसा लगता था? खट्टा। तो जो बेस है उसका भी तो कोई ना कोई टेस्ट होगा। तो जो बेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर होता है। यानी जिसे कहते हैं कड़वा स्वाद का। कैसा स्वाद का कहते हैं? कड़वा स्वाद का। यानी इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, जिसे कहते हैं कड़वा। जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना वो अपोजिट होगा किसका? एसिड का। यानी अम्ल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसका जस्ट उल्टा होगा बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक जो भी केमिकल जो अपोजिट होगा वो एसिड से अपोजिट होगा। देखो और क्या करता है बेस? क्या करता है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइज एन एसिड, यानी एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस यानी क्षार है जो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज यानी उदासीन बनाता है। क्या बनाता है? वो उदासीन बनाता है। देखो जितने जो बेस है ना, अगर वो सॉल्युबल इन वाटर है, यानी जल में जो भी बेस घुल जाता है उसी को कहते हैं एल्कली। यानी वैसा क्षार जो जल में घुल जाता है उसे कहते हैं एल्कली। वैसा क्षार जो जल में घुल जाता है उसे कहते हैं एल्कली। बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। वो कौन कौन होता है बाबू? NaOH जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH जिसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो जैसे अम्ल जो भी होता था वो जल में घुलकर क्या करता था? H+ आयन त्याग करता था। यानी जितने जो एसिड होता था वो सब में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता था, जितने जो अम्ल था सब में H+ आयन उपस्थित होता था। तो बेस जितने होगा वो सब में क्या होगा बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी OH- आयन सभी बेस में मौजूद होगा। जितने बेस होगा वो सब में OH- आयन उपस्थित होगा। या यही लिखा है जैसे NaOH जब वाटर में घुल रहा है तो क्या कर रहा है? Na+ और OH- दे रहा है। Na+ और क्या दे रहा है? OH-। जिस तरह से एसिड में मैंने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, इसी तरह से बेस का भी टाइप है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस जिसे कहते हैं प्रबल क्षार। स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हो गया बाबू? मजबूत, और मजबूत को बताए थे प्रबल उसमें भी बताए थे जो पूरी तरह से क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज होने के कारण क्या करता था? उसमें हाइड्रोजन आयन को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता था। तो ये भी कंप्लीटली आयोनाइज तो होगा लेकिन इस बार हाइड्रोजन आयन को नहीं प्रोड्यूस करेगा। लार्ज अमाउंट में किसे प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन को। किसे प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन को। यानी स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार क्या कहलाएगा? वैसा क्षार जो पूरी तरह से आयनित हो जाता है, और आयनित होकर बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदान करता है। वैसा क्षार जो जल में पूरी तरह से आयनित होता है और आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन का बहुत बड़ी मात्रा में प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। जो प्रबल क्षार होता है वो NaOH जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH और KOH जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस के जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? वीक बेस। क्या हो जाएगा? वीक बेस, जिसे क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे बाबू? दुर्बल क्षार। अब ये दुर्बल क्षार यानी कमजोर, यानी ये कमजोर है जो कि जल में क्या होगा? पूरी तरह से आयनित नहीं होगा। जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होगा। और जब पूरी तरह से आयनित नहीं होगा तो बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदान करेगा, बहुत कम मात्रा में। यही लिखा गया पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यानी वैसा क्षार जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता है, अर्थात आंशिक रूप से होता है, और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन को प्रदान करता है, उसे कहते हैं दुर्बल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। देखो हर एक फार्मूला को याद करने के, एक कह रहा है कि इसका हिंदी NH4 यानी जिसे NH4 अमोनियम, इसे हिंदी में भी अमोनियम कहेंगे, OH यानी हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी हाइड्रोक्साइड कहेंगे। गजब हो यार।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेस यानी इसके गुण पढ़ना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, क्षार के गुण क्या क्या होता है। देखो पहले ही बताएं इसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर यानी कड़वे टेस्ट का होगा। कैसे टेस्ट का होगा, कड़वे टेस्ट का होगा। ये पता है टच करने में सॉपी, जैसे साबुन को छूते हैं तो कैसा लगता है, चिकना टाइप का, कैसा चिकना, तो ये भी टच टू सॉपी यानी ये फील करता है टच करने पे सॉपी जैसा यानी चिकनाहट साबुन जैसा फील करता है। जो भी बेस होगा यानी क्षार होगा वो रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में। यानी लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देता है बाबू, नीला में। लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देता है, नीला में। जो भी बेस होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है किस में, सॉल्यूशन यानी विलयन में, और तो वो सारे को क्या कहते हैं बाबू, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखो कुछ ही मेटल यानी कुछ ही धातु है जो बेस से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है, बेस से। और बेस से रिएक्ट करने के बाद कैसा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मैं क्या बताया, सम मेटल्स यानी कुछ धातु क्षार से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यानी कुछ ही धातु है, जैसे यहाँ पे धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने जो क्षार होंगे उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, OH यानी हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्ट कर रहा है, जिंक से। किससे रिएक्ट कर रहा है बाबू, जिंक से। जिंक क्या है, धातु है। तो पहले क्या मैंने बोला, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस अलग कर लो। बाकी जो बनाता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, जिसका फार्मूला होता है Na2ZnO2 का Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। इसको हिंदी में भी सोडियम जिंकेट कहेंगे, सोडियम जिंकेट। यानी देखो सोडियम यहाँ धातु था, किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से। बेस यानी क्षार कौन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन पहले बना रहा है, बाकी जो बचा NaZnO2 यानी सोडियम जिंकेट का निर्माण किया। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई। यहाँ लिखे हैं ऑल द मेटल्स यानी सभी धातुएं डू नॉट रिएक्ट यानी अभिक्रिया नहीं करती है विथ बेसेज, यानी सभी धातु क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। और जब अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो वो कहाँ से बनाएगा हाइड्रोजन गैस या सॉल्ट कुछ भी। देखो बाबू जो बेस है ना, जो बेस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो बेस यानी जो क्षार है वो एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते थे। यानी जितने जो बेस है वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। हाँ देखो बाबू जैसे यहाँ पे मैंने लिखा H2SO4। अब देखो इसमें H2 यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी एसिड होगा। NaOH दिखाई दे रहा होगा, OH प्रेजेंट है यानी क्या होगा, बेस होगा। अब ये रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन करने के बाद पहले तो वाटर मॉलिक्यूल अलग कर रहा है और क्या बना रहा है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। Na2 यहाँ से Na बचा, यहाँ से SO4 बचा यानी Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण कर रहा है। यही लिखा गया है बाबू नीचे। मैंने बोला कि जो यहाँ से एसिड यानी जो अम्ल होगा उसमें क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन आयन। और जो बेस होगा यानी क्षार होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसके बाद किसका निर्माण होता है, वाटर यानी जल का निर्माण होता है। सेम इसको ऊपर लिख दिए हैं। यानी जो एसिड में होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है। और जितने जो बेस यानी क्षार होता है उसमें OH यानी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल यानी जल का निर्माण करता है। जल का निर्माण यानी कभी जल का निर्माण बनाने के लिए आएगा तो बना लोगे H+OH- आयन। जब रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण कर लेता है, वाटर का निर्माण करता है। देखो जितने जो बेस होगा ना वो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल जिसे अधातु कहते हैं, नॉन मेटल जिसे क्या कहते हैं, अधातु के ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो सॉल्ट का और वाटर का निर्माण करेगा। सॉल्ट का और किसका निर्माण करेगा, वाटर का। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस का वाटर, सॉल्ट प्लस का वाटर दिखाई दे रहा होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे नॉन मेटल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बाबू, OH लगा हुआ है यानी क्षार यानी बेस हुआ।
कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन का कैसे होता है, कार्बन अधातु होती है, नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड है, इससे रिएक्ट कर रहा है तो पहले वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर लो, वाटर को अलग कर लो, यानी यहाँ से H गैप होगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैप होगा, तो बचेगा क्या, कैल्शियम और कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी देखो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण भी अगर पूछेगा ना तो ये लिख लेना CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का निर्माण होता है। थोड़ी सी अपनी तरह से भी कुछ एक मतलब इसमें देखने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो यूजेज ऑफ बेस, क्षार का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ क्षार, जैसे एसिड का उपयोग पढ़े थे, ऐसी क्षार का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे NOH जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज पता है, साबुन बनाने में, सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, जिसे सिंथेटिक फाइबर को क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं, सिंथेटिक यानी संश्लेषित जो रेशा होता है उसे क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज समझ में आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, साबुन यानी सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर जिसे सिंथेटिक फाइबर संश्लेषित रेशा को क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं हम सैल्ट लाइम, क्या कहते हैं, सैल्ट लाइम, इसका यूज पता है किसे बनाने में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं बिरंजक चूर्ण, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, बिरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, क्या बनाने में करते हैं, बिरंजक चूर्ण बनाने में कहते हैं। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये एक एंटी एसिड है। जैसे हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत मतलब तेल ये सब का पदार्थ खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, गैस बन जाता है, पेट एक अजीब सा लगता है, अजीब जैसा लगता है, तो उसे दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, MgOH का होल ट्वाइस जिसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये एंटी एसिड हमारे पेट में जो भी अम्ल की मात्रा जो बढ़ गई है उससे, ये बेस है, ये क्षार है, और जो हम खाते हैं उससे जो भी हमारे पेट में हमारे में अम्ल होती है अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से हमारे पेट में क्या होती है, गैस ज़्यादा बनने लगती है। तो एसिड और बेस मिलके क्या कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। यही लिखा गया MgOH2 एंटी एसिड के यूज करते हैं। क्यों, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, जो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ जाती है उसे न्यूट्रलाइज करने में, इन द स्टोमक यानी पेट में, एंड कर इंडाइजेशन यानी जो भोजन पचता नहीं है उसे दूर करने में हम इसका यूज करते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं। देखो जो Na2CO3 होता है, Na2CO3 जिसे इसका भी यूज पढ़ेंगे, इसका यूज पता है, Na2CO3 जिसका यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, किसको बनाने में, वॉशिंग सोडा, और सॉफ्टिंग हार्ड वाटर। देखो पता है इस जब ये पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे वॉशिंग सोडा और सॉफ्टिंग हार्ड वाटर को, मतलब यानी जो हार्ड वाटर होती है, जो मतलब अम्लीय, मतलब जो कठोर जल होता है उसे सॉफ्ट यानी मृदु जल बनाने में, यानी जो पीने वाला पानी नहीं होता उसे पीने वाले पानी को बनाने में Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। NaHCO3 जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज पता है बेकिंग सोडा को बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा इसका कुकिंग फूड में भी यूज किया जाता है, मेकिंग पाउडर्स को बनाने में किया जाता है। और पता है किस, एंटी एसिड जैसे एंटी एसिड एक क्या बताए थे, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका भी एंटी एसिड के रूप में करते हैं। और पता है किसमें, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में करते हैं। देखा होगा कहीं बड़े हॉस्पिटल में गया होगा तो लाल रंग का एक लगा रहता है अग्निशामक यंत्र, क्या अग्निशामक, वो पता है जब आग उग लग जाती है कहीं पे तो इसका प्रयोग, उसमें पता है क्या भरा रहता है, NaCO3 जो आग को क्या करता है, बुझाने का काम करता है, जिसका नाम होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखो बाबू, अब एसिड या बेस तो पढ़ लिए, अब इसके स्ट्रेंथ यानी इसकी मजबूती मापने का कोई ना कोई तो स्केल होगा, तो देखो जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस को जो मेजर करता है उसी को कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल। स्ट्रेंथ यानी इसकी सांद्रता को, कौन एसिड है कौन बेस है, इसे मापने का कोई ना कोई तो एक मेजरमेंट होगा, कोई ना कोई एक स्केल होगा, उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। जैसे प्योर वाटर, जो शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन
क्या होता है, इक्वल होता है। जो शुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, इक्वल होता है। प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जो अम्लीय होगा, अम्लीय जो भी विलयन होगा, जब अम्ल है तो अम्ल जितने होगा उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने जो बेसिक सॉल्यूशन है, जितने जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी बेस है, यानी उसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा बाबू, ज़्यादा होगा। अब इसी सब को मेजर करने के लिए एक स्केल का खोज किया गया था, जो कब किया गया था, 1909 ईस्वी में। कब किया गया था, 1909 ईस्वी में। जो खोजने वाले का सोरेनसन डिवाइस्ड था, सोरेनसन डिवाइस्ड स्केल नॉन एज पीएच स्केल, जिसको क्या नाम दिया था, पीएच स्केल। 1909 यानी 1909 में ये एक स्केल खोजा गया था, किसके द्वारा, सोरेनसन डिवाइस्ड के द्वारा। अब ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ मापता है, यानी सांद्रता मापता है, किसका, एसिड का यानी अम्ल का, और किसका, बेस का यानी अम्लीय सॉल्यूशन, यानी अम्लीय जो विलयन होगा और जो क्षारीय विलयन होगा उसकी जो सांद्रता मापने के लिए जिस स्केल को यूज करते हैं उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। यानी ये लिखा गया है। और ये किस टर्म में मापेगा, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा उसकी सांद्रता से ही हम उसे मेजर करेंगे। यानी साफ लिखा गया है, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन का पीएच होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन इट। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जिसमें ज़्यादा होगी उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर कम होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। पीएच वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई, देखते हैं अगला है जो देखो पीएच, मैंने बोला पीएच, तो ये इसमें एक पी है एक एच है। तो ये पता है एक ग्रीक वर्ड जर्मन वर्ड से बना है, क्या से, जर्मन वर्ड से। देखो पी स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड, यानी एक जर्मन वर्ड से बना है। पी का मतलब होता है पोटेंज, पी का मतलब होता है पोटेंज, और जिसका मतलब होता है शक्ति। क्या होता है, शक्ति। इसका हिंदी में भी पोटेंज और शक्ति यानी पावर कहते हैं। यानी पीएच जर्मन वर्ड से मिलकर बना है, और पी मतलब होता है पोटेंज और जिसका मतलब होता है पावर यानी शक्ति, और H4 होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। H4 होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अगला है बाबू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। जो भी हम इसके स्ट्रेंथ मापते हैं, जो सांद्रता मापते हैं, वो एक नंबर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा, नंबर के द्वारा। यानी पीएच स्केल पे एक नंबर लिखा हुआ रहेगा, उसी के द्वारा हम उसकी सांद्रता को मापते हैं। वो नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से 14 तक होगा। कहाँ तक होगा, 0 से 14 यानी 0 to 14 होगा। जो पीएच स्केल पे जो भी नंबर रिटेन होगा वो 0 से 14 होगा। देखो जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यानी जो अम्लीय गुण हो, जो भी अम्लीय सॉल्यूशन होगा, जो अम्लीय विलयन होगा, उसका जो पीएच मान होगा लेस देन 7 होगा, यानी 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। अम्लीय जो भी सॉल्यूशन होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। जो भी बेसिक सॉल्यूशन होगा, यानी जो क्षार होगा, उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। यानी जो क्षार होगा उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। जो न्यूट्रल सबस्टेंस, जो उदासीन होगा, उदासीन कैसे बनता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता था तो लवण, यानी उसी को क्या कहते थे, उदासीन कहते थे, और जल का निर्माण होता था। यानी लवण यानी जिसे सॉल्ट कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्टली 7, यानी न 7 से कम न 7 से ज़्यादा, न 7 से कम न 7 से ज़्यादा। जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल, अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, शुद्ध जल जो भी होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब माइनस प्लस दोनों इक्वल है तो क्या वो कुछ है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब उसमें ना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है ना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, दोनों इक्वल नंबर में है, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल सबस्टेंस हो जाता है। जिस कारण से जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ।
देखो यहाँ पे 7 है, क्या है 7, इधर 7 से कम है, 7 से कम यानी 6 5 4 3 2 1 0, 7 से ज़्यादा 8 9 10 11 12 13 14। जैसे ही देख रहे हैं 7 से इधर जितने ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ लिख रहे हैं इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, और 7 से जितना दूर जा रहा है तो इन लिखे हैं इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। यानी 7 से जो जितने पास में होगा ना, 7 का जो जितना पास में होगा वो उतना ही दुर्बल होगा, यानी उतना ही वीक होगा, और 7 से जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, यानी प्रबल होगा, स्ट्रांग यानी प्रबल होगा। मान लो 2 एसिड दे दिए, एक दे दिए 1 और एक दे दिए 4। अब कहें इसमें से स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड पहचानना है तो देखें 1 और 4, 1 यहाँ पे उपस्थित है, 4 यहाँ पे उपस्थित है। अब 7 से दूर कौन है, 7 से दूर 1 है, तो 1 क्या होगा, स्ट्रांग यानी मजबूत होगा, और 7 के पास क्या है, 4 है, तो 7 के पास में 4 है तो 1 क्या होगा, कमजोर होगा। किसकी अपेक्षा, 1 की अपेक्षा। ऐसे इधर मान लो 1 का 8 है, 1 का मान लो 13 है, तो 7 से दूर कौन है, 13 है, तो जो दूर होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा, यानी स्ट्रांग होगा बेस में, और जो 7 के पास होगा वो कमजोर होगा, यानी वीक होगा। यानी ये वीक बेस होगा किसके अकॉर्डिंग, 13 के अकॉर्डिंग, यानी जो यहाँ पे बेस है उसके अकॉर्डिंग एक क्या होगा, वीक बेस होगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई, आगे चलते हैं। देखो एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे जिसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। देखो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक होता है ना, वो मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर होता है, मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग जो भी इंडिकेटर होता है वो सबका मिक्सचर होता है। और इसका क्या होता है, ये जो गिव्स करता है डिफरेंट कलर इन डिफरेंट पीएच वैल्यू, यानी अलग अलग पीएच मान पे जो अलग अलग रंग देगा, अलग अलग रंग प्रदान करेगा, उसी को सार्वत्रिक सूचक कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। यानी इसे कैसे डिफाइन करेंगे, वैसा सूचक जो बहुत सारे सूचक का क्या होता है, मिक्सचर होता है, यानी मिश्रण होता है, वैसा सूचक जो बहुत सारे सूचक का मिश्रण होता है, और यह अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग रंग प्रदान करता है, अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग रंग प्रदान करता है, सार्वत्रिक सूचक कहलाता है। यानी मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर है, गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू, डिफरेंट पीएच वैल्यू पे डिफरेंट कलर्स देता है। यानी वैसा सूचक जो बहुत सारे सूचक का क्या होता है, मिश्रण होता है, और अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग रंग प्रदान करता है, उसी को कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। जो वाटर है ना बाबू, जो वाटर यानी जल है, वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे यानी सार्वत्रिक सूचक पे हरा रंग प्रदान करता है वाटर। अब देखते हैं, देखो पता है ये पेपर में बहुत तरीके से पूछा गया है, सीबीएसई के पेपर में मैं देखा हूँ ये पूछा जाता है पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये इंपॉर्टेंस पूछ देगा, या पीएच का यूज पूछ देगा, या इसी का सिग्निफिकेंस पूछ देगा, यानी इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण क्या है, इसका उपयोग क्या है, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबका आंसर क्या है, एक ही है मेरे भाई। देखो सबसे पहले जो पीएच होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे भोजन तंत्र को, यानी भोजन जो भी करते हैं उसे पचाने में पीएच वैल्यू निकलता है। हमारे आमाशय में अम्ल होती है, अम्ल यानी जिसका पीएच मान क्या होती है, 7 से कम। वही जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो भोजन अपच यानी नहीं पचता है, तो अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण मैंने बताया है कि एंटी एसिड का यूज करते हैं। तो ये जो पीएच वैल्यू होता है वो हमारे भोजन को पचाने में क्या करती है, मदद करती है। अगर पीएच चेंज करता है, पीएच वैल्यू चेंज करता है तो कॉज टूथ डीके यानी दांतों का क्षय होने लगता है पीएच वैल्यू चेंज करने में। तो कितने से कम, अगर पीएच का मान 5.5 से कम आ जाए, 5.5 से कम होना स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारे दांत में क्या होती है, बहुत सारा कीटाणु ये सब होती है, बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम पता है जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं वो टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस मिला होता है। क्या होता है, बेस यानी क्षार मिला होता है। क्यों, क्योंकि हमारे मुंह में एसिड यानी अम्ल की मात्रा पाई जाती है, और अगर ये हमारे दांतों का यानी दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो दांत पता है टूटना स्टार्ट हो जाता है।
प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव ऑफ पीएच चेंजेस। जैसे देखो कभी कभी देखा होगा जो पानी मछली में रहती है, ठीक है, और कभी कभी वही पानी में अम्लीय गुण ज़्यादा हो जाता है तो वो मछली मरना स्टार्ट हो जाती है, वो मछली क्या हो जाता है, मरना स्टार्ट हो जाती है। यानी अम्लीय गुण उसमें अगर ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो पानी में से मछली क्या हो जाता है, मरना स्टार्ट हो जाता है। पीएच, सॉइल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ, जो प्लांट यानी पौधों को बढ़ने में भी पीएच का वैल्यू होता है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का सर्वाइवल करने में होता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, जो भी जानवर होता है वो पीएच का सेल्फ डिफेंस में यूज करता है। एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, और जो प्लांट्स है वो थ्रू केमिकल वारफेयर में यूज करता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई? आगे चलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है सॉल्ट्स के बारे में, ध्यान से देखना स्टार्ट करना। सॉल्ट्स जिसे क्या कहते थे, क्षार कहते थे, लवण कहते थे, सॉरी सॉल्ट्स जिसे क्या कहते थे, लवण कहते थे। क्या कहते थे, लवण कहते थे। देखो सॉल्ट कैसे होगा, ये जो फॉर्म होता है यानी ये बनता है वो किससे बनता है, एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा, यानी अम्ल से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करने पे किसका निर्माण होता है, सॉल्ट यानी लवण का निर्माण होता है। और क्या होता है, जो सॉल्ट्स है वो जनरल नेम है। क्या है, जनरल नेम है। ऐसा नहीं बहुत सारे सॉल्ट्स होता है, लेकिन सॉल्ट्स सभी को जनरल नेम होता है। लिख दिए, इट डज नॉट रेफर्स ओनली सोडियम क्लोराइड। अगर तुम मानते हो कि सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है NaCl यही एक सॉल्ट है, तो नहीं, सॉल्ट्स एक जनरल नेम यानी साधारण नाम होता है। जनरल नेम जैसे सबको एक नाम से कैसे बुला सकते हैं, तो जनरल नेम जैसे क्लास है, क्लास 10, तो क्लास 10 कह दिए तो वो सबके लिए हो गया। लेकिन क्लास में जाने के बाद सबको अलग अलग नाम से बुलाएं तो वो इंडिविजुअल नेम हो गया। तो क्लास 10 कहने का मतलब जनरल नेम हो गया। तो सॉल्ट एक जनरल नेम होता है, यानी ये ओनली एक सोडियम क्लोराइड ही नहीं सॉल्ट से होता है। देखो सॉल्ट से यानी लवण का निर्माण कैसे होता है, बहुत बार बताएं। अम्ल और क्षार रिएक्ट करता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है, तो किसका निर्माण होता है बाबू, सॉल्ट्स यानी लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सॉल्ट्स का निर्माण होता है। देखो आगे देखते हैं बाबू, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट्स होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो भी सॉल्ट्स होगा उसे क्लोराइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोराइड्स कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCl2 जिसे कैल्शियम क्लोराइड Ca यानी कैल्शियम क्लोराइड, Mg मैग्नीशियम, Cl2 यानी क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, Zn यानी जिंक क्लोराइड यानी जिंक क्लोराइड। यानी जितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एसिड होगा, जितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट्स में, वो सब सॉल्ट्स को क्या कहेंगे, क्लोराइड सॉल्ट्स कहेंगे। द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भी सॉल्ट होगा उसे क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भी सॉल्ट्स होगा उसे क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे। जैसे Na2SO4, Na यानी सोडियम, SO4 यानी सल्फेट, सोडियम सल्फेट, के मतलब पोटासियम, के मतलब पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, Ca मतलब कैल्शियम सल्फेट, Mg मैग्नीशियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4 जिसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं। Al2SO4 Al एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम सल्फेट, Zn SO4 यानी जिंक सल्फेट, Zn यानी जिंक सल्फेट, CuSO4 Cu यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखो जो भी नाइट्रिक एसिड का सॉल्ट्स होगा यानी नाइट्रिक अम्ल का सॉल्ट्स होगा उसको क्या कहेंगे, नाइट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रेट। यानी दिख रहा है जितने सल्फेट होगा उसके लास्ट में SO4 लगा है, जितने क्लोराइड है उसके लास्ट में Cl लगा है, जितने नाइट्रेट्स होगा उसके लास्ट में NO3 लगा रहेगा। जैसे NaNO3 यानी जिसे कहेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट। KNO3 जिसे कहेंगे पोटासियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे बाबू, पोटासियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे, पोटासियम नाइट्रेट। आगे देखो बाबू, जितने जो कार्बनिक सॉल्ट होगा, कार्बनिक एसिड का सॉल्ट होगा, कार्बनिक एसिड यानी जिसे कार्बनिक अम्ल कहते थे, उसका जो भी सॉल्ट्स होगा उसे क्या कहेंगे, कार्बोनेट्स कहेंगे। जो कार्बनिक एसिड होगा उसके लास्ट में कार्बोनेट लगा रहेगा यानी CO3 लगा रहेगा। जैसे Na2CO3 जिसे कहें क्या कहें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 यानी जिसे कहें कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहें बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड यानी जो एसिटिक अम्ल का जो भी सॉल्ट्स होगा उसे क्या कहेंगे, एसीटेट कहेंगे। ये सब हिंदी नाम भी सेम है मेरे भाई। तो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का जो भी सॉल्ट्स यानी लवण होगा उसे एसीटेट्स कहेंगे यानी CH3COONO, इसे क्या कहेंगे, एसीटेट कहेंगे, एसिटिक एसीटेट्स कहेंगे।
आगे चलते हैं। देखो सॉल्ट्स होता है जो आयनिक कंपाउंड होता है, यानी आयन, इसमें आयन प्रदान होता है, यानी एक प्लस और माइनस में टूट जाता है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट्स यानी लवण का जो भी विलयन होगा, सॉल्यूशन यानी घोल होगा, वो वाटर इन वाटर यानी जल में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी उसमें विद्युत का चालन होगा, विद्युत का चालन होगा। यानी लवण का जो भी जल है विलयन है, लवण का जो भी विलयन है वो वाटर यानी जल में, बिजली यानी बिजली का उसमें क्या होगा, प्रवाह होगा। देखो सॉल्ट्स यानी जिसे क्या कहते थे, उदासीन, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स है, यानी जो जलीय विलयन है मेनी सॉल्ट्स का, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिस कारण से उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। लेकिन कोई कोई सॉल्ट ऐसा होता है जो एसिडिक यानी अम्लीय गुण को दर्शाता है, और कोई कोई ऐसा होता है जो क्षारीय गुण को दर्शाता है। जैसे NaCl दिखाई दे रहा है, NaCl ये क्या है, न्यूट्रल है, इसका नेचर उदासीन है, जिस कारण से इसका पीएच मान क्या है, 7 है। अमोनियम क्लोराइड ये भी एक मतलब सॉल्ट है, यानी लवण है, लेकिन ये क्या करता है, एसिडिक नेचर को बिहेव दिखाता है, जिस कारण से इसका पीएच मान क्या है, 6 है। ये भी एक तरह की सॉल्ट है। जैसे सोडियम कार्बोनेट अभी बताए थे, सोडियम कार्बोनेट ये क्या पता है कैसा नेचर दिखाता है, बेसिक नेचर दिखाता है, जिस कारण से इसका पीएच मान क्या होता है, 9 होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है। देखो बाबू जितने जो सॉल्ट बनता है उसको कौन एसिड कौन बेस मिलकर बनाएगा। जैसे मान लो K2SO4 यानी जिसे कहें पोटेशियम सल्फेट, ये एक क्या है, सॉल्ट है। अब इसमें कौन सी बेस होगा, कौन सी एसिड आपस में रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट का निर्माण होगा। तो देखो K सबसे पहले SO4 यानी सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। फिर K यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, बेस यानी हाइड्रोक्साइड तो मौजूद ही होगा। देखो नाम से जैसे Na2SO4 SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। Na यानी सोडियम है और उसके साथ हाइड्रोक्साइड जरूर होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम सल्फेट SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंट होगा। Ca यानी कैल्शियम, OH जरूर होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, कौन एसिड कौन बेस है, ध्यान से SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जरूर प्रेजेंट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। Mg मैग्नीशियम है, उसके साथ वो ये जरूर बेस में लगा होगा, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। CuSO4 कैल्शियम सल्फेट SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। और एक कॉपर यानी कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड जरूर लगा होगा, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड Cl है, Cl किस में आता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोडियम Na है, उसके साथ OH जरूर होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। NaNO3 देखो लास्ट में NO3 किस में आता था, नाइट्रिक एसिड में, यानी HNO3 क्या आ गया बाबू, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। सोडियम Na है, उसके साथ OH जरूर लगा होगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। Na2CO3 देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट यानी कार्बोनेट किस में होता है, कार्बोनिक एसिड में पाया जाता है, जिसे H2CO3 कहते हैं। और Na है, उसके साथ OH जरूर होगा, A यानी NH4। NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड देखो क्लोराइड यानी Cl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट होगा। NH4 अमोनियम है, उसके साथ OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। ये सब कहीं कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है बाबू, सब पता है मजे वाले टॉपिक को बताता है, बस हो गया। लेकिन मैं सब सजे वाले टॉपिक को बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी भी पेपर में, अभी बस कुछ पेपर और बचा है, ध्यान से इतने देर बने रह गया तो और कुछ देर पढ़ लो। देखो बाबू आगे हमारा टॉपिक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यानी अगर मजबूत एसिड है और मजबूत बेस यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी उदासीन विलयन का निर्माण करता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी उदासीन विलयन का निर्माण करता है। प्रबल अम्ल यानी HCl बताए थे, प्रबल क्षार यानी क्या बताए थे NaOH मिल रहा है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन NaCl और उसके साथ क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी प्रबल अम्ल है और वीक बेस है यानी दुर्बल क्षार है, यानी कमजोर क्षार है, तो प्रबल जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वही अपनी तरफ करेगा। तो एसिड प्रबल था यानी एसिड मजबूत था तो एसिडिक सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। जैसे NH4Cl और H2O ये जब H2O एक क्या है, एसिड है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, ये वीक बेस है, क्या है, वीक बेस है। तो देखो NH4OH बना रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन का बना रहा है और इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। वीक एसिड यानी अगर कमज़ोर एसिड है और क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या बताए थे, NaOH और बिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होती है, बिक एसिड होती है। तो देखो जो बना रहा है बेसिक सॉल्यूशन, बेस की मात्रा इस बार मजबूत है तो क्या बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, जैसे Na2CO3 और 2H2O। अगर यहाँ तक डाउट क्लियर है बाबू तो फटाफट से वीडियो को शेयर करने की जरूर कोशिश करो। आगे देखते हैं बाबू, अब बस इसका बहुत बहुत जल्दी ये टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। देखो कॉमन साल्ट, क्या कॉमन साल्ट, जिसे क्या कहते हैं, साधारण नमक जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट जिसे कहते हैं साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, यानी जिसे कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, जिसका फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। ये कैसे बनते हैं, जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। यानी ये कैसे बनेगा कॉमन साल्ट, अगर पेपर में आएगा लिखने के लिए साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट या न्यूट्रल साल्ट या NaCl बनाने की विधि लिखें, यानी फॉर्मेशन ऑफ मेथड लिखें, तो कैसे लिखोगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल यानी जल का निर्माण होता है। जो कॉमन साल्ट होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं बाबू, सी वाटर से, यानी समुद्री जल से भी हम क्या करते हैं, कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक को प्राप्त करते हैं। कैसे, प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन। देखो जो रॉक साल्ट होता है, रॉक साल्ट यानी खनिजीय जो लवण होता है, वो माइंड यानी जब अंडरग्राउंड यानी पृथ्वी को जब माइंड किया जाता है यानी खाना जाता है, तब रॉक साल्ट की प्राप्ति होती है, यानी चट्टान जैसे नमक की प्राप्ति होती है, लाइक कोयल यानी जो कोयले की तरह दिखाई देता है। अब देखो यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट, यानी जो सॉल्ट है, कॉमन साल्ट है या सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले कुकिंग फूड, बिना नमक का घर में कोई खाना बना के खा लो, कितना अच्छा टेस्ट लगेगा, खा के देखना एक दिन, फिर रिप्लाई करना कितना मज़ा आया। तो देखो जितने जो है कुकिंग फूड में बिना नमक का कोई खाना क्या है, बेकार, टेस्ट ही नहीं आता, तो कुकिंग फूड में करते हैं। फिर प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, देखो जैसे मम्मी ये सब अचार बनाती होगी तो उसमें पता है क्या, नमक की मात्रा ज़्यादा डाल देती होगी, पता है क्यों, क्योंकि नमक की मात्रा अचार जो बनाते हैं ना, जो भी पिकल्स बनाते हैं ना, नमक की मात्रा डालने से ज़्यादा वो पता है अचार कुछ लंबे टाइम तक चलता है, नहीं तो अचार पता है तुरंत तो खराब हो जाएगा। फिर करिंग मीट और फिश को बनाने में आगे देखते हैं बाबू। देखो जो ये है इसका यूज कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो सोडियम क्लोराइड है वो साबुन बनाने में भी किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। फिर क्या करते हैं, मेल्ट आइस, पता है एक बार यही पेपर में पूछा था, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताएं, एक पदार्थ एक्स है जो सड़कों पे जो ठंडे प्रदेशों में सड़कों पे बर्फ को साफ करने में यूज किया जाता है। तो पता है हमारे पास जो पढ़ता था ना वो गधा गलत लगा के आ गया था। अरे क्या बताऊँ ये सबको, इतने अच्छे से बताऊँ। मेल्ट आइस यानी बर्फ को पिघलाने में यूज करते हैं, कहाँ पे, रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्री, यानी जो भी रोड पे बर्फ जमा हो जाती है जैसे ठंडे प्रदेशों में रोड पे, यानी वहाँ पे जो बर्फ को पिघलाने में सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है, साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। फिर और कुछ है जैसे रॉ मटेरियल यानी जो भी कच्चे पदार्थ है उसे बनाने में किया जाता है, कहाँ पे, इंडस्ट्री में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को बनाने में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोजन को, क्लोराइड को, सोडियम मेटल को, इतने सारे यूज बता दिए। तुम 4-5 यूजेज आराम से याद कर लेना, लेकिन ये यूज अच्छे से याद रखना, ये बहुत जगह पूछा जाता है। यानी मेल्ट आइस को, और पता है इसका एक यूज ये जरूर याद रखना, ये पिकल्स को, मतलब जो भी सर्वेटिव, ये पिकल्स वाले, ये दो हर हाल में इसका यूज याद रखना। देखो अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, हिंदी में भी कास्टिक सोडा ही कहते हैं, इसका नाम भी हिंदी में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। कॉमन नेम यानी जिसका साधारण नाम वो होता है जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। जैसे तुम लोग को भी देखा होगा, घर का नाम अलग होता होगा, स्कूल का नाम अलग होगा, दोस्तों को अलग नाम से बुलाता होगा। तो इसी तरह से जितने जो ये सब कंपाउंड होते हैं उसका एक कॉमन नेम होता है जिसकी बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल नेम होता है, केमिकल
नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कॉमन नेम कास्टिक सोडा होता है। इसका फार्मूला सोडियम यानी Na, हाइड्रोक्साइड यानी OH यानी NaOH हो गया, यानी रासायनिक सूत्र क्या हो गया बाबू, NaOH। ये कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि पूछेगा तो जब सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है, किससे अभिक्रिया कराया जाता है, जल से। साधारण नमक यानी जब सोडियम क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट, हाँ बाबू, तो देखो जब इसका अगर बनाने की विधि पूछेगा तो NaCl को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्लोरीन और क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या होता है, जो क्लोरीन गैस होता है, जो Cl2 गैस होता है वो किस पे प्राप्त होता है, एनोड पे। किस पे प्राप्त होता है, एनोड पे। ये सब हायर क्लास में पढ़ना है, अभी बस ये मान लो एनोड पे। और एनोड कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो किस पे प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे। किस पे होता है, कैथोड पे। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ वो किस पे हुआ, कैथोड पे। और कैथोड कैसा चार्ज होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ पे, कैथोड के नज़दीक में प्राप्त होता है, कैथोड के नज़दीक में प्राप्त होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो बाबू, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो भी प्रोसेस है ना, इस विधि को कहते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्लोर एल्केली प्रोसेस, क्लोर एल्केली प्रोसेस। और पता है देखो, अब इसका यूज पढ़ते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में। कहाँ, साबुन एंड डिटर्जेंट बनाने में, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में। और क्या कहाँ करते हैं, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स के रूप में, जैसे सर्च रेयन के। और क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर यानी पेपर को निर्माण करने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और क्या करते हैं बाबू, कहाँ पे, प्यूरिफाइंग बॉक्साइड आयक्स यानी जो बॉक्साइड आयक्स होता है उसको शुद्ध करने में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और वेल रिफाइनरी के रूप में भी करते हैं, वेल रिफाइनरी। और मेकिंग डाइज के रूप में करते हैं, एंड ब्लीचेज के रूप में करते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अब इसमें देखो बाबू, एक तो क्लोरीन बना था, एक Cl2 बना था, एक हाइड्रोजन बना था। तो क्लोरीन का कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसे भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो, स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो भी वाटर सप्लाई होता है उसे स्टेरिलाइज करने में, वाटर इन स्विमिंग पूल। देखो क्लोरीन होता है ना, जो भी वाटर में जो भी जर्म्स मौजूद होता है, जो भी कीटाणु मौजूद होता है उसे मारने की कोशिश करता है। यही लिखा गया, किल जर्म्स लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर। अगला है बाबू, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसकी प्रोडक्शन में किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ HCl यानी जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो भी बनाने में करते हैं उसका में भी किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। देखो, जो हमें कुछ क्लोरीन का यूज है, जैसे प्लास्टिक को बनाने में। प्लास्टिक, कौन सी प्लास्टिक, जैसे PVC जिसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, हिंदी में भी वही कहते हैं PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक बनाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFCS कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। क्लोरोफॉर्म बनाने में, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में, और किस में बनाने में, पेंट्स बनाने में किया जाता है। और किस में बनाने में किया जाता है, पेंट्स बनाने में किया जाता है। देखो, इसका जो है सॉल्वेंट्स के रूप में यूज करते हैं। किसको, ड्राई क्लीनिंग। जैसे घरों में जो भी साफ करते हैं, जैसे जो पोछा मारते हैं उसमें देखा होगा एक क्लोरो जो इथेन होता है, जो भी होता है, जो जिससे पोछा मारते हैं उसमें क्लोरीन गैस मिला होता है। अगला, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। देखो, जो हाइड्रोजनेशन है, जैसे हम जहाँ पे वेजिटेबल घी यानी जो वनस्पति घी प्राप्त करते हैं ना, वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन के रूप में। और कहाँ पे करते हैं बाबू, प्रोडक्शन ऑफ HCl यानी HCl को बनाने में, जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसे बनाने में किसका, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में हाइड्रोजन का यूज करते हैं। मेथेनॉल के रूप में करते हैं CH3OH। और किस में, लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन किसके रूप में करते हैं, जो रॉकेट का फ्यूल होता है, रॉकेट का फ्यूल यानी जो भी रॉकेट का फ्यूल होता है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसमें किसका, इतने ऑब्जेक्टिव, मतलब ये कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है। जो रॉकेट का फ्यूल है उसमें किसका यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का करते हैं रॉकेट के फ्यूल में। आगे चलते हैं मेरे भाई।
देखो बाबू वॉशिंग सोडा जिसका नाम क्या है धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा, धोने वाला, जिसे क्या कहते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका केमिकल फार्मूला यानी जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। केमिकल नेम जो रासायनिक, ये जो वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा है ये साधारण नाम यानी कॉमन नाम है। इसका जो केमिकल नाम है वो Na यानी सोडियम, CO2 यानी कार्बोनेट, 10 यानी डेका, HO2 को हाइड्रेट कहते हैं यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो अगर Na2CO3 में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा तो अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा ना तो पता है इसे क्या कहेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यही लिखा गया Na2CO3 विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी अगर कोई भी वाटर का क्रिस्टलीकरण नहीं प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज कॉमनली नोन एज सोडा एस, जिसे Na2CO3 जहाँ पे Na2CO3 होगा उसे ओनली किस नाम से जानते हैं, सोडा एस से जानते हैं, ना कि वॉशिंग सोडा के रूप में जानते हैं। देखो यही एक है जिसे बनाने के लिए टोटल 3 रिएक्शन कराना पड़ता है, पहला रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड मिलता है। फिर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को पे हीट प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे जब हीट प्रवाहित करते हैं तो टूटता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किस में टूटता है, जल में। और जो सोडियम कार्बोनेट है उसको 10H2O यानी वाटर के 10H2O मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो Na2CO3 × 10H2O का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 यानी डेकाहाइड्रेट। इसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा। इसकी देखो प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले जो भी वॉशिंग सोडा होगा वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा यानी क्रिस्टलीय ठोस होगा। ये पता है फ्यू मेटल्स कार्बोनेट यानी जो भी मेटल्स कार्बोनेट होता है उसमें बहुत मेटल कार्बोनेट में ये क्या होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और ये क्या करता है पता है, ये जो रेड टर्न लिटमस यानी रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में, रेड लिटमस को। द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इन एल्कालाइन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। आगे देखते हैं बाबू इसका यूजेज, क्या पढ़ना है यूजेज। और इसका सबसे मेन प्रॉपर्टीज है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, जो कि इसका यूज में पढ़ेंगे। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, यूजेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, धोवन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं। ध्यान से पढ़ना इसे। अभी एक CBSE के पेपर में पूछा था, एक कंपाउंड X है जो परमानेंट वाटर का हार्डनेस को दूर करता है, उसका नाम बताएं, उसका बनाने की विधि बताएं, ये सब लिखना था 5 नंबर में। गधा गलत करके आ गया था। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस लाइक वॉशिंग सोडा, यानी ये पता है कपड़ा धोने में इसका यूज करते हैं, डोमेस्टिक यानी घरेलू पर्पस के रूप में। यानी जो भी कपड़ा में गंदगी होती है उसे दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, धोवन सोडा का यूज करते हैं, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका नाम इन सब अभी बात किए। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, ये और ये दोनों यूज। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो भी कठोर जल होता है उसे मृदु जल यानी पीने लायक जल बनाने में किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज करते हैं। यही था उसमें लिखा होगा, यूज दे दिया था, उससे हमें लिखना था। और किस में करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास को बनाने में करते हैं, सॉप यानी साबुन को बनाने में करते हैं, एंड पेपर यानी पेपर को बनाने में करते हैं। यानी मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास है, सॉप है, साबुन है, एंड पेपर को बनाने में। और क्या, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच है, और इसका जो भी होता है उसका सोडियम कंपाउंड यानी बोरेक्स बनाने में करते हैं। ये 2 यूज हर हाल में याद रख लेना। ये तो सॉप यानी साबुन बहुत जगह बनाने में आया है, तो इससे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही 2 यूज से आएगा। अगला है बेकिंग सोडा। क्या है बाबू, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। इसका जो केमिकल, ये क्या है, कॉमन नेम यानी साधारण नाम है। क्या है, कॉमन नेम यानी साधारण नाम है। देखो जो केमिकल नेम होगा वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। देखो Na यानी सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, NaHCO3। देखो कैसे बनेगा, जब NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को अमोनियम यानी NH3
हाइड्रोजन यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में जब रिएक्ट कराया जाएगा तो एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसी को कहते थे बेकिंग सोडा। क्या कहते थे? बेकिंग सोडा। यानी कैसे बनाने की विधि पूछ देगा तो क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड को अमोनियम और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? बस कुछ देर की बात और है। देखो बाबू, अगला है इसका यूज। जो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो भी कहें, बेकिंग सोडा यानी या इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका यूज यानी उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले एंटी एसिड के रूप में करते हैं। यानी जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, वो भोजन पचता नहीं है, तो उस रूप में हम एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। यानी इसे कहते हैं रिमूविंग ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये भी यूज से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक यानी जो भी हमारे पेट का एसिडिटी है यानी अम्लीयता है उसे दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला है बेकिंग सोडा का यूज करते हैं केक बनाने में। जैसे केक है, बिस्किट है, ब्रेड है, ये सब देखा फूला हुआ रहता है, स्पंजी टाइप का रहता है। वो सब पता है क्यों? क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। और इसका यूज कहाँ पे? ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यानी सोडा एसिड टाइप जो होता है उसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगला जो टाइप है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं बिरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं बिरंजक चूर्ण। ये साधारण नाम हो गया। इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाता है बाबू? CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो इसको कैसे बनाते हैं? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पे जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जिसे स्लैक्ड लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पे जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो बिरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOCl2। और किसका निर्माण होता है? वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। बनाने की विधि समझ में आ गया? देखो इससे भी पेपर में पूछा है। देखो अभी मैं बताऊँगा, उपयोग से पूछा है 5 नंबर में क्वेश्चन। देखो इसका ब्लीचिंग पाउडर होता है जो वाइट पाउडर का होता है, जिससे एक बहुत स्मेल आती है, बहुत स्ट्रांग स्मेल आती है ऑफ क्लोरीन। किसकी? क्लोरीन गैस की आती है। देखो ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कोल्ड वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। कोल्ड वाटर यानी जो ठंडे जल होता है उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। आगे देखते हैं बाबू ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। फिर क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसके रूप में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्री के रूप में करते हैं। फिर वुल यानी जो भी वुल है उसका अनसिंक्रेबल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। फिर और कहाँ है बाबू? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो भी वाटर सप्लाई जो पानी का सप्लाई करता है वहाँ पे बिरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। फिर और क्या है? ब्लीचिंग कॉटन, लाइनन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो इससे ये 2 उपयोग अच्छे से याद कर लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, हिंदी में भी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं POP। देखो इसका जो फार्मूला होता है उल्टा लिख दिए हैं। केमिकल फार्मूला, ये साधारण नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो केमिकल फार्मूला हो गया यानी जो रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O। जो केमिकल नेम हो गया वो क्या हो गया बाबू? कैल्शियम सल्फेट, Ca कैल्शियम SO4 सल्फेट 1/2 यानी हाफ यानी हेमी और H2O मतलब हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये देखो कैसे बनाते हैं। जब जिप्सम को जिप्सम वो होता है जो सीमेंट ये सब जमने से रोक देता है। जिप्सम एक ऐसा पदार्थ है जो सीमेंट को जमने से क्या करता है? रोकता है। जिप्सम जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे जब गर्म करते हैं ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल यानी 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। 3/2 वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है।
यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन पे, 373 केल्विन पे जब हीट करते हैं तो किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके साथ जल के अणु का निर्माण होता है। बस एक पेज और बचा है, आखिरी प्रहार में हमारी आखिरी पेज बची है, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो इसका यूज कहाँ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज पता है, बहुत बार पेपर में पूछा है। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका यूज पता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। फायर प्रूफिंग मटेरियल यानी फायर प्रूफिंग, जो आग ये सब में जो बचाने में जाता है, वो जिस टाइम जो भी पहन के जाता है उस टाइम जो भी वो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ मतलब मटेरियल होता है। मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल जो सजावट करने वाला सामान होता है उसे, चीफ ऑर्नेट्स, कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड, देखा होगा बचपन में कितने चौक हम लोग चुरा के लाते थे स्कूल से, तो जो ब्लैक बोर्ड है उस पर जो चौक से लिखते हैं उसमें भी किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो फिर है देखो सबसे ज़्यादा ये उपयोग पूछा जाता है, जब हड्डी ये सब टूट जाती है तो उसमें क्या करते हैं, प्लास्टर यानी कच्चा प्लास्टर करा के लाते हैं, और वो क्या करता है, हमारी हड्डी को जोड़ने का काम करता है। यानी जो भी हमारी हड्डी स्थान से अलग हो गया, जो स्थान पे रहना चाहिए था उससे अलग हो गया है, उसे सही जगह लाने का काम कौन करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। यही लिखा गया, सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन टू द इंश्योर करेक्ट हेडिंग, इट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज। और इसका उपयोग केमिस्ट्री लैबोरेटरीज यानी जो रसायन का जो भी प्रयोगशाला है वहाँ पे करते हैं। किस में, जो भी ऑपरेटर्स यानी जो वहाँ उपकरण रखा रहता होगा उसमें अगर कोई एयर गैप्स आ गया हो या सीलिंग आ गया उस टाइम उसको भर के यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, मेकिंग सरफेस स्मूथ, इसी से क्वेश्चन देखो ये दो से आता है, जो हम दीवार पे जो भी पेंट करते हैं उससे पहले हम अपनी दीवार को क्या करते हैं, चिकना बनाने के लिए हम क्या पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, यानी सफ़ेदी जिसे कहते हैं, सफ़ेदी करने में भी क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। आगे है बाबू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी जल का क्रिस्टलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, जल का क्रिस्टलीकरण। वाटर ऑफ, देखो नीचे जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल 5H2O, 10H2O, 7H2O, यानी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, यानी जिस सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिस लवण के साथ जल का अणु प्रेजेंट होता है, यानी वैसे लवण जिसके साथ जल का उपस्थित होता है उसे जल का क्रिस्टलीकरण कहते हैं, जल का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। The water molecule which form part of the structure of the crystalline crystal of salt are called water of crystallization. The salt which contains water of crystallization are called hydrated salt. और उसे क्या कहते हैं बाबू, hydrated salt कहते हैं, hydrated salt. CuSO4 into 5H2O, Na2CO3 into 10H2O, FeSO4 into 7H2O, यानी CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट, 10 यानी डेकाहाइड्रेट, Fe यानी फेरस सल्फेट, 7 यानी हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। हर एक डाउट हर एक कॉन्सेप्ट के साथ, आज तक सच में तुमने ऐसा कभी नहीं ज़िंदगी में पढ़ा होगा इस चैप्टर को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास हर हाल में शेयर करने की कोशिश करना, और ये बताना कमेंट्स में कि तुम्हें कितने % समझ में आया, और इसके नेक्स्ट पार्ट मेटल एंड नॉन मेटल आएगी। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको थर्ड पार्ट का मेटल और नॉन मेटल आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और हर एक डाउट को 10वीं पेपर से पहले साइंस का हर एक चैप्टर को इसी तरह से एक अच्छे अंदाज में हर एक चैप्टर को लेकर आया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।